आज संडे है, आज आप लोग का टेस्ट डे है और ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं और यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के जितने भी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होंगे इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। तो ये अलग टॉपिक है, ऊपर वाला अलग टॉपिक। इस तरह मैंने 5-6 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। और ऊपर आपको स्टॉप वॉच चलता मिल जाएगा, टाइम मैंने 2 घंटे लगाया है जैसे एग्ज़ाम होता है, और आपको प्रॉपर टाइम भी देंगे। ये टाइम आपका चल रहा होगा, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टारगेट जो है आपका 110 115 है, इससे नीचे बात नहीं बनेगी, ठीक है। और चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है, मोटर फिटनेस की माप से संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? अफर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ब्रूस प्रोटोकॉल टेस्ट और यो टेस्ट। उत्तर क्या होगा आपका, ये बताना है। उत्तर होगा आपका अफर टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसने की थी? सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसने की थी? डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन, मॉर्गन एंड एडरसन, वार्संकी और कॉपर ने। उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर होगा जो आपका वो होगा मॉर्गन एंड एडरसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्किट ट्रेनिंग में कितने शक्ति व्यायाम होते हैं? सर्किट ट्रेनिंग में कितने शक्ति व्यायाम होते हैं? 4 से 6, 6 से 10, 10 से 15 या 15 से 20। क्वेश्चन नंबर 3, ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा जो आपका वो होगा 6 से 10। और आजकल की जो ट्रेनिंग में कोचेज अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं ट्रेनिंग, कि किसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, किसको पावर की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेंच से फर्श पर कूदना और तुरंत बेंच पर वापस आना किस प्रशिक्षण को दर्शाता है? एक बेंच से फर्श पे कूदना, तुरंत बेंच पर वापस आना किस प्रशिक्षण को दर्शाता है? ए सर्किट ट्रेनिंग, बी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, सी एरोबिक ट्रेनिंग और डी स्ट्रेचिंग। क्या है उत्तर? उत्तर होगा इसका ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि उपयुक्त है? पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि उपयुक्त है? सर्किट ट्रेनिंग, योग, प्लायोमेट्रिक और एरोबिक ट्रेनिंग। उत्तर होगा आपका प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? योग, प्लायोमेट्रिक्स, कार्डियो ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, और ये टाइम चल रहा होगा ऊपर, अब चेक भी करते रहिएगा। प्लायोमेट्रिक्स को किसने विकसित किया था? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को किसने विकसित किया था? मॉर्गन, अर्नेस्ट वान आकेन, वार्संकी और कूपर। उत्तर क्या होगा आपका? वर्खांस्की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ट्रेनिंग का चल रहा है, सतत प्रशिक्षण विधि जिसे कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग कहते हैं, कि किसने विकसित किया था? संकल्पना किसने विकसित की थी? डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन, मॉर्गन एंड एडरसन, वार्संकी और अलेक्जेंडर। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में सही उत्तर देना है आपको। उत्तर होगा आपका डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, समूह के विकास के चरणों को क्या कहा जाता है? समूह के विकास के चरणों को क्या कहा जाता है? मोटर फिटनेस, फॉर्मिंग, स्टार्टिंग, नॉर्मिंग या परफॉर्मिंग या एडजस्टिंग, प्री मोटर लर्निंग और टीम बिल्डिंग। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन को पक्का पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, वहाँ पे भी जब एग्जाम होता है टाइम मिलता है 2 बार पढ़िए। उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन सही है, फॉर्मिंग, स्टार्टिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं,
सर्किट ट्रेनिंग विधि को किसने तैयार की थी? सर्किट ट्रेनिंग विधि को किसने तैयार की थी? वर्खांस्की, डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन, मार्गन एंड एंडरसन और डी कूपर? इसका जो उत्तर होगा आपका मार्गन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट्स पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज और एमिनो एसिड? क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो उत्तर होगा आपका ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकोटीन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटीन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, प्लेग्रा, रिकेट्स या बेरी? निकोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन ऑप्शन फिर सुनिए, स्कर्वी, प्लेग्रा, रिकेट्स एंड बेरी। उत्तर होगा आपका प्लेग्रा। ठीक है। ट्रिप्सोनोजन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ट्रिप्सोनोजन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, स्टमक से, पैंक्रियास से या सैलिवरी ग्लैंड से? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका अग्नाशय, पैंक्रियास से। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे भोजन में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? हमारे भोजन में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? मुख्य रूप से पूछ रहे हैं, मतलब मेन कंटेंट क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? उत्तर क्या होगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? व्यक्ति के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन या रेनिन? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा आपका टाइलिन। कौन सा एंजाइम जल में घुलनशील है? कौन सा एंजाइम जल में घुलनशील है? क्वेश्चन ये है, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन और लाइपेज? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका टाइलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक है? अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 17, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपरोक्त सभी? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन या टाइलिन? उत्तर होगा आपका रेनिन। ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और स्कोर ही बताते रहिएगा अपना। ठीक है, कितना आप सही कर रहे हैं कितना नहीं, ताकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए या घटाया जाए वो देखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? लास्ट पूछ रहे हैं, एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड, फैटी एसिड्स या पॉलीसेकेराइड? उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उससे रिलेटेड उसको मैचेस कराइए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उत्तर होगा आपका मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 20, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज का पाचन कैसे कर सकते हैं? शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज का पाचन कैसे कर सकते हैं? पाचन एंजाइम के माध्यम से, यकृत के रस से, सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा और अमाशयस रस द्वारा? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक चेंज करते हैं, सेल्स पे चलेंगे और इसमें से कितना गलत हो रहा है, जो भी गलत हो रहा होगा उस एरिया को पक्का एक बार क्वेश्चन को रीड करिएगा, मिलाइएगा, उसके आंसर ढूंढिएगा, वो एरिया पढ़िएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी और एनाटॉमी? ये आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन किया है, जिसको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, और इसका जो उत्तर होगा आपका साइटोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी या जूलॉजी? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका हिस्टोलॉजी। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं, लगभग 10 बार पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। उत्तर क्या होगा आपका? मायोलॉजी। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक, कोशिका, अंग या अणु? जीवन की सबसे छोटी इकाई पूछ रहे हैं। ऊतक, कोशिका, अंग या अणु? उत्तर होगा आपका कोशिका। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक, अंग, मांसपेशी या तंत्रिका? उत्तर होगा आपका क्या? आपका ऊतक। इसमें काफ़ी आप लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको। हमारा शरीर असंख्य किस इकाई से बना है? हमारा शरीर असंख्य किस इकाई से बना? केवल इसका क्वेश्चन का तरीका चेंज किया गया है, ठीक है। और क्या होगा उत्तर? ऊतक, अंग, कोशिका या कंकाल? क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका कोशिका। कोशिका किससे घिरी होती? कोशिका किससे घिरी होती है? कोशिका भित्ति से, प्लाज्मा कला से, साइटोप्लाज्म से या राइबोसोम से? सराउंडेड पूछ रहे हैं कोशिका का क्या है, तो उत्तर होगा आपका कोशिका प्लाज्मा से। ऊपर आप टाइम भी चेक करते रहिएगा अपना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, न्यूक्लियस या राइबोसोम? उत्तर होगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म? उत्तर होगा आपका राइबोसोम। कोशिका के किस भाग को पावर ऑफ सेल कहा जाता है? पावर ऑफ सेल पूछ रहे हैं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी? उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कितना आप लोगों ने सही किया वो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये अगला टॉपिक चेंज करते हैं और इसमें आपको उत्तर बताने हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, ग्लैंड को पूछ रहे हैं, क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, सुपर ग्लैंड, सुपर हार्मोन और या पावर ऑफ ब्रेन? फिर से सुनिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, सुपर हार्मोन या पावर ऑफ ब्रेन? क्या कहते हैं? उत्तर होगा आपका सुपर मास्टर। 32वां क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है? मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है, ये पूछ रहे हैं। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर होगा आपका 300 ग्राम, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर पूछ रहे हैं, 2, 3, 4 या 5? ए, बी, सी, डी? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सी, 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हमने उठाया है ताकि आपको पता चले। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 2, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। दाएं आनंद राइट ऑरिकल और बाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा कपाट होता है? द्विलिंग कपाट जैसे ट्राइकैप्सिड, फिर बाइकस्पिड, कोरोनरी कपाट या पल्मोनरी कपाट? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ट्राइकैस्पिड कपाट, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, बाएं आनंद लेफ्ट ऑरिकल और बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा कपाट होता है? इसका फिगर बना के समझिएगा। फिर पहला ऑप्शन है ट्राइकैस्पिड, फिर बी ऑप्शन है द्विनली कपाट, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है पल्मोनरी कपाट और डी है कोरोनरी कपाट। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका द्विनली कपाट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको बाइलिंगुअल भी करूँगा। 37वां क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पक्का पढ़िए, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप उत्तर दे दें। शरीर से बॉडी को हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाले रक्त वाहिनियों क्या कहते हैं? जब तक इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? धमनी, सिरा, केशिका या कोरोनरी? धमनी। उत्तर होगा आपका सिरा, ठीक है। अशुद्ध रक्त इसमें फ्लो होता है। सिरा में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? सिरा में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है?
ठीक है, ये है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों प्रकार के रक्त और केवल प्लाज्मा। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका अशुद्ध रक्त। ठीक है, पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? O2, CO2, केवल प्लाज्मा और मिश्रित रक्त। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका शुद्ध रक्त O2। ठीक है, धमनी में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? धमनी में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त और केवल प्लाज्मा। ABCD 4 ऑप्शन है और आपके पास ऊपर टाइम चल रहा होगा, 1 घंटा 46 मिनट हुए हैं, नहीं सॉरी बाकी आपके पास। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका शुद्ध रक्त। ठीक है, अब टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण या श्वसन। उत्तर होगा आपका उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ को निकालने वाले अंग को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को निकालने वाले अंग को क्या कहते हैं? पाचन अंग, श्वसन अंग, उत्सर्जी अंग और परिसंचरण अंग। उत्तर होगा आपका उत्सर्जी। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? त्वचा, फेफड़ा, किडनी या उपरोक्त सभी। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, त्वचा द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है? यूरिया, सीबम, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। त्वचा द्वारा पूछ रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सीबम। ठीक है, फेफड़ों द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है? फेफड़ों द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, सीबम या काइल। उत्तर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प। क्वेश्चन नंबर अगला है, यकृत किस अपशिष्ट को यूरिया में बदलता है? यकृत किस अपशिष्ट को यूरिया में बदलता है? काइल को, अमोनिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को या वाष्प को। उत्तर होगा क्या? उत्तर होगा आपका, यकृत पूछ रहे तो अमोनिया को। ठीक है, और 47वां क्वेश्चन है, ब्रिक किडनी का मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, मतलब निकालता है, ये पूछ रहे हैं। यूरिया निकालता है, सीबम, काइल या अमोनिया। उत्तर किडनी का है। किडनी संबंधित किससे है? उत्तर क्या होगा? यूरिया से। ठीक है, किडनी का आकार किसके समान होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मूंगफली के बीज के समान, सेम के बीज के समान, मटर के बीज के समान या नारंगी के समान। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सेम के बीज के समान। ठीक है, और कितने क्वेश्चन हो गए? ये 47 हो गए। 48 चलते हैं, नहीं 49 चलते हैं। दाहिनी किडनी की तुलना में बाई किडनी कैसी होती है? दाहिनी किडनी की तुलना में बाई किडनी कैसी होती है? थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी, समान आकार के या गोलाकार। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा थोड़ी बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन 50वां चलते हैं। किडनी की सूक्ष्म छानने इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की सूक्ष्म छानने वाली इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मेंडुला, कॉर्टेक्स या टेलियम। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका, उत्तर होगा आपका क्या, ये बताइए मेरे को। उत्तर जो होगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे, कितने सही हुए हैं ये बताइएगा मेरे को। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं हम उसी डिपार्टमेंट से भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेटो को कहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक था? प्लेटो कहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक था? भारत का, यूनान का, रोम का या मिस्र का? उत्तर होगा आपका यूनान का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, थैल्स का या सुकरात का? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका अरस्तु का। ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, थैल्स का, सुकरात का? उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, थैल्स, सुकरात। उत्तर होगा आपका प्लेटो का। प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य कौन था? सुकरात, अरस्तु, थैल्स या पाइथागोरस? उत्तर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से जनरेट करेगा ये बताना मुश्किल है। उत्तर होगा आपका अरस्तु का। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, कथन किसका है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, थैल्स का, सुकरात का? उत्तर होगा आपका
अरस्तु का। ए साउंड बॉडी इन ए साउंड बॉडी, ये कथन किसका है? प्लेटो, थैल्स, अरस्तु या पाइथागोरस? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका थैल्स का। ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास किसने कहा था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास किसने कहा था? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या पाइथागोरस ने? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा अरस्तु ने। ठीक है। 58 है क्वेश्चन, एजुकेशन इज द प्रोसेस कथन किस दर्शन शास्त्र से संबंधित है? एजुकेशन इज द प्रोसेस किस कथन किस दर्शन शास्त्र से संबंधित है? प्लेटो, थैल्स, अरस्तु या सुकरात? 58 क्वेश्चन है, उत्तर होगा आपका अरस्तु का। प्लेटो का दार्शनिक कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का था? प्लेटो का दार्शनिक कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? राजनीतिक, दर्शन, शिक्षा, उपरोक्त सभी? तो इन्होंने उपरोक्त सभी दिया था। ठीक है। प्लेटो और अरस्तु का संबंध क्या है? प्लेटो और अरस्तु का संबंध क्या था? मित्र, गुरु, शिष्य, प्रतिद्वंदी या सहकर्मी? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका गुरु शिष्य। 61 चलते हैं। भूख, प्यास और नींद किस प्रकार का प्रेरक है? भूख, प्यास और नींद किस प्रकार का प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक, सांस्कृतिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक और बाहरी प्रेरक? उत्तर होगा आपका जन्मजात। जन्म से ही भूख लगता। ठीक है। एंडोमार्फिक शरीर के लोग कैसे होते हैं? एंडोमार्फिक शरीर के लोग कैसे होते हैं? पतले और सख्त, गोले, मटोले और मुलायम, मजबूत और एथलेटिक, लचीले और दुबले? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका गोल, मटोलो, मुलायम। मीसोमार्फिक गठन शरीर का गठन किससे दर्शाता है? मीसोमार्फिक शरीर का गठन किससे दर्शाता है? एथलेटिक शरीर को गोल और मुलायम, शरीर को पतला और कमजोर शरीर को लचीला और नरम शरीर को? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका एथलेटिक शरीर को। ठीक है। एंडोमार्फिक शरीर के गठन की विशेषता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। मजबूत और मोटा, नरम और लचीला, पतला और कमजोर, गोल और कठोर? उत्तर होगा आपका नरम और लचीला। एस्थेनिक बॉडी टाइप का वर्णन कैसे किया गया है? एस्थेनिक टाइप बॉडी का वर्णन कैसे किया गया है? पतला, गोल और मोटा, मजबूत और सख्त, नरम और लचीला? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका पतला। पिकनिक टाइप शरीर को वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पिकनिक टाइप शरीर को वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? शेल्डन, क्रेस्मर, फ्रायड या जंग? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका क्रेस्मर। शरीर की बनावट का संबंध किससे होता है? शरीर की बनावट का संबंध किससे होता है? स्वास्थ्य से, व्यक्तित्व से, बुद्धिमत्ता से और कौशल से? शरीर की बनावट पूछ रहे हैं तो उसको होगा व्यक्तित्व से। लड़कियों में विकास और वर्धन की सामान्य अवधि क्या है? लड़कियों में विकास और वर्धन की सामान्य अवधि क्या है? 9 से 13 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 12 से 16 वर्ष? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 10 से 14 वर्ष। लड़कों में विकास का वर्धन की सामान्य अवधि क्या है? लड़कों में पूछ रहे हैं 9 से 13, 10 से 14 और 11 से 15 और 12 से 16, तो 11 से 15। ठीक है। एथलेटिक शरीर का संबंध किस शरीर संरचना से है? एथलेटिक शरीर का संबंध किस शरीर संरचना से है? एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और पिकनिक टाइप? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका मीसोमार्फिक। ठीक है। बुद्धि की त्रिस्त्री मॉडल किसने दिया था? ये यहाँ से टॉपिक चेंज किया है मैंने। ठीक है। बुद्धि की त्रिस्त्री मॉडल किसने दिया है? गिलफर्ड ने, जॉन बी कैरोल ने, गार्डन ने या थर्स्टन ने? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ABCD, 4 ऑप्शन है। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका जॉन बी कैरोल ने। ठीक है। बुद्धि की त्रिगामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बुद्धि की त्रिगामी सिद्धांत नहीं, बुद्धि की त्रिगामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गार्डन, कैटल, गिलफोर्ड या जॉनसन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका गिलफोर्ड ने। ठीक है। बुद्धि के द्वियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुद्धि का बहुयामी सिद्धांत पूछ रहे हैं। बुद्धि का बहुयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन, गार्डन, कैटल या बेंजामिन ब्लूम द्वारा? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका गार्डनर द्वारा। ठीक है। 74 चलते हैं। बुद्धि में पानी का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि में पानी का सिद्धांत, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है मेरे को, लेकिन चलिए। बुद्धि में पानी का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड, कैटल, गार्डन या थर्स्टन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका कैटल ने। ठीक है। बुद्धि में समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि में समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन बी कैरोल, थर्स्टन, गार्डन या बेंजामिन ब्लूम? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका थर्स्टन। ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है। बुद्धि के तरल और ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? क्योंकि आप सभी लोग केवल
यूथ पब्लिक या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं जो अब मैंने डिजाइन किए हैं। बुद्धि के तरल और ठोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के तरल और ठोस सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर, कैटल, गिलफोर्ड या थर्स्टन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका कैटल ने। बुद्धि के आश्चर्यजनक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के आश्चर्यजनक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन बी कैरोल, बेंजामिन ब्लूम, गार्डनर या थर्स्टन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका बेंजामिन ब्लूम। ठीक है। बुद्धि के लेवल 1, लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के लेवल 1 और 2 का सिद्धांत किसने दिया? जैन बी कैरोल ने, जॉनसन ने, कैटल ने, गार्डनर ने। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका जॉनसन ने। ये सारा आपका सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार कुल कितने आयाम हैं? बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार कुल कितने आयाम हैं? 3, 7, 5 या 9? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 3 सिद्धांत है। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों की बात करता है? बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों की बात करता है? 5, 7, 8 या 10? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 8। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का टॉपिक मैंने चेंज किया है। ठीक है। उत्तर बताइएगा इसमें से आप लोग कितना पकड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर इसमें से गलतियाँ ज़्यादा है तो इसलिए का मतलब ये है कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक आयु की खोज किसने की थी? मानसिक आयु की खोज किसने की थी? स्टर्न ने, बिने साइमन ने, कोलर ने या टर्मन ने? उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका बिने साइमन ने। बिने साइमन का प्रशिक्षण कब हुआ? टाइम पूछ रहे हैं। बिने साइमन प्रशिक्षण कब हुआ? 1908 में, 1910 में, 1905 में, 1912 में? उत्तर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या होगा? उत्तर होगा आपका 1905 में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके टेस्ट भी जनरेट होते हैं और क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। 83 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू के जनक कौन है? बुद्धि लब्धि आईक्यू के जनक कौन है? विलियम स्टर्नम, कोलहर, टर्मन या कोहलवर्ग? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका विलियम स्टर्न। यहाँ तक 83 क्वेश्चन के तक आप लोगों ने कितने सही किए हैं उसको एनालाइज कीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्न ने, गिलफोर्ड ने, कोलर ने या बिने साइमन ने? उत्तर होगा आपका स्टर्न ने। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोलहर, टर्मन, गार्डनर या थर्स्टन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका कोलहर ने। ठीक है। क्वेश्चन केवल घुमाए गए हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन वही जो आप लोग पढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोहलवर्ग, कोलहर, गार्डनर या बिने साइमन? उत्तर होगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन फिर से देख लीजिए, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका कोहलवर्ग। ठीक है। टर्मन को किसका जनक माना जाता है? टर्मन को किसका जनक माना जाता है? बुद्धि लब्धि, नैतिक विकास, तालिका मापन या सूझ और अंतर्दृष्टि? उत्तर होगा आपका तालिका मापन। ठीक है। टर्मन तालिका। ठीक है। विलियम स्टर्न ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विलियम स्टर्न ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नैतिक विकास का, त्रितंत्र का, बुद्धि के त्रितंत्र का, बुद्धि लब्धि का, समूह कारक सिद्धांत का? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका बुद्धि लब्धि का। स्टर्न वर्ग किससे संबंधित है? बुद्धि के त्रितंत्र से, नैतिक विकास से, बहुआयामी सिद्धांत से, सूझ और अंतर्दृष्टि से। स्टर्न वर्ग किससे संबंधित है? बुद्धि त्रितंत्र से, नैतिक विकास से, बहुआयामी सिद्धांत से, सूझ और अंतर्दृष्टि से। उत्तर क्या होगा? बुद्धि के त्रितंत्र से। 1908 में किसने मानसिक आयु की खोज की थी? 1908 में किसने मानसिक आयु की खोज की थी? स्टर्न, बिने साइमन, कोलहर, टर्मन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा आपका बिने साइमन। ठीक है। ऊपर स्टॉपवॉच भी चलता है। ठीक है। टाइमर चल रहा है, देखते रहिएगा। अब यहाँ से हमने टॉपिक चेंज किया है। यहाँ तक कितने सही हुए वो बताइएगा मेरे को कमेंट्स में। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन छांटने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट चलते 91 चलते। खमीर और झोट कुकुरमुत्ता किस श्रेणी में आते हैं? खमीर और झोट कुकुरमुत्ता किस श्रेणी में आते हैं? वायरस में, बैक्टीरिया में, फफूंद में या प्रोटोजोआ में? तो 91 का क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका क्या होगा? उत्तर होगा आपका फफूंद में। मिचली, उल्टी और दस्त किसके सामान्य लक्षण हैं? मिचली, उल्टी और दस्त किसके सामान्य लक्षण हैं? विषाक्तता, वायरल संक्रमण, डिहाइड्रेशन या बैक्टीरियल संक्रमण? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका विषाक्तता। ठीक है। मतलब पॉइजन्स का।
वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2, 3, 4 या 5? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपको 2 भागों में। इसको मैं याद करने का तरीका ही बताऊंगा आप लोगों को, आज टेस्ट दे लीजिए। ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है? ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है? 1500 से 1200 ईसा पूर्व, फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व, 1200 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 96 है उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1200 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 500 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो क्वेश्चन से आपको मतलब होना चाहिए, बाकी उत्तर आप लोग खुद ढूंढ लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए हैं इसको, तो हम लोग भी इतना एक्यूरेट नहीं है कि 100% सही होंगे। तो हम लोग भी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी में तो केवल यहीं तक सीमित था कि आप लोग को किताबी नॉलेज तक, ये आप लोग को जब आप ज्वाइन करके जाएंगे तो आपको पढ़ाने का ये मौका नहीं मिलेगा, ये है भी नहीं है। तो हम लोग इसमें गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से भी चेक करते रहिएगा इसको, ठीक है। 97 है आर के मुखर्जी ने सिटनियस, आर के मुखर्जी ने सेंट नीटस के अनुसार ऋग्वेद का प्रारंभ कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 2500 ईसा पूर्व। भारत में महाकाव्य काल किसे कहा जाता है? भारत में महाकाव्य काल किसे कहा जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व और 600 से 400 ईसा पूर्व, 500 से 300 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। और कितने सही किए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, आप मेरे को पक्का कमेंट्स करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन और किस लेवल का उठाना है, ध्यान रखिएगा। 99 है प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता कौन है? प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता कौन है? अपोलो, जियूस, एथेना और हेडिस। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका जियूस, ठीक। 100वां क्वेश्चन है पैन हेलेनिक उत्सव किससे संबंधित है? स्पार्टा, एथेंस, डेल्फी, ओलंपिया। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका एथेंस से, ठीक है। यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन छांटने में, ठीक है। और आपके लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे होगा तो पक्का कमेंट करिएगा कि अच्छा नहीं लगा, तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है पाइथन खेल कितने समय में आयोजित किए जाते हैं? पाइथन खेल कितने समय में आयोजित किए जाते हैं? हर वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 4 वर्ष में पाइथन खेल, ठीक है। नेमियन खेल कितने समय में आयोजित किए जाते थे? 2 वर्ष, हर वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। उत्तर क्या होगा आपका? 2 वर्ष में। स्थेनियम खेल कितने समय में आयोजित किए जाते थे? हर 3 वर्ष, हर 2 वर्ष, हर वर्ष और 4 वर्ष। उत्तर क्या होगा? 2 वर्ष। स्थेनियम खेल पूछ रहे हैं। पाइथन खेलों का संबंध किससे है? ओलंपिया से, डेल्फी से, एथेंस से, स्पार्टा से। ऑप्शन 4 ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। पाइथन खेलों का संबंध किससे है? ये आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ओलंपिया से, डेल्फी से, एथेंस से, स्पार्टा से। उत्तर होगा डेल्फी से। क्लासिक एज का संबंध किससे? क्लासिकल एज का संबंध किससे? प्राचीन भारत से, प्राचीन ग्रीस से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन चीन से। उत्तर क्या होगा आपका? प्राचीन ग्रीस से। क्लासिकल एज की अवधि क्या मानी जाती है? क्लासिकल एज की अवधि क्या मानी जाती है? 500 से 336 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व, 400 से 200 ईसा पूर्व और 300 से 100 ईसा पूर्व। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 500 से 336 ईसा पूर्व, ठीक है। कितने सही हो रहे हो भी कमेंट्स करिएगा भाई पक्का, नहीं तो अगले बार से नहीं डालेंगे फिर हम। क्लासिकल एज में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? क्लासिकल एज में किसका सर्वाधिक विकास हुआ है? दर्शन और वास्तुकला, विज्ञान और गणित, धर्म और राजनीतिक, चिकित्सा और साहित्य। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा दर्शन और वास्तुकला। 108वां क्वेश्चन है स्पार्टा किस सभ्यता का प्रमुख नगर था? स्पार्टा किस सभ्यता का प्रमुख नगर था? रोमन, यूनानी, भारतीय या चीनी। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका यूनानी, ठीक है। 109वां क्वेश्चन है और
ये टॉपिक थोड़ा चेंज किया, मैंने स्पोर्ट्स से उठाया है। टेबल टेनिस में गेंद का वजन कितना होता है? टेबल टेनिस में गेंद का वजन कितना होता है? 2 से 3 ग्राम, 2.3 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.7 ग्राम, 3.0 ग्राम, ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का उत्तर सही उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर होगा आपका 2.7 ग्राम। ठीक है, 110वां क्वेश्चन पहुंच चुके हम लोग धीरे धीरे। 1999 में प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र किसे दिया गया था? ये 4 ऑप्शन है। 1999 में प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र किसे दिया गया था? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कि गेम पूछना चाहिए था। 1999 में टेनिस में प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र किसे दिया गया था? लिएंडर पेस, बेन आर्थर, राफेल नडाल या सेरेना विलियम? उत्तर होगा आपका लिएंडर पेस। स्वेथलिंग कप किसे संबंधित है? महिला टेनिस से, पुरुष टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा आपका पुरुष टेबल टेनिस से। कोरबेनियम कप किससे संबंधित है? कोरबेनियन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, महिला टेबल टेनिस से, महिला वॉलीबॉल से, लॉन टेनिस से? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका महिला टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? लिएंडर पेस, S रमन, मीराबाई चानू, PV संधू? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका S रमन। 114वां ACES शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, वॉलीबॉल से या बैडमिंटन से? ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका लॉन टेनिस से। 115वां क्वेश्चन है, 2018 का डेविस कप किस देश ने जीता? 2018 का डेविस कप किस देश ने जीता? स्पेन ने, क्रोएशिया ने, अमेरिका ने, स्विट्जरलैंड ने? ये डेविस कप है, किससे संबंधित है? ये भी पता होना चाहिए आपको, क्रोएशिया ने। ठीक है। फिर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 से 10.5 मीटर, 12.5 मीटर, 14.5 मीटर या 15.5 मीटर? उत्तर क्या होगा? इंटरनेशनल फिफ्थ के साथ पूछ रहे हैं तो 12.5 मीटर, 12.50 मीटर। वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में, 1920 में, 1900 में, 1935 में? उत्तर होगा आपका 1895 में, 1895। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? 20 × 10 मीटर, 18 × 9 मीटर और 15 × 8 मीटर, 19 × 9 मीटर? उत्तर क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा आपका 18 × 9 मीटर। वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 200 से 250 ग्राम, 250 ग्राम से 270 ग्राम, 270 ग्राम 280 ग्राम, 280 से 300 ग्राम? उत्तर क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 270 से 280 ग्राम। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होती है? पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है। तो यहाँ पुरुषों के लिए पूछ रहे हैं 2.24 मीटर, 2.30 मीटर, 2.3 मीटर और 2.5 मीटर? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 2.43 मीटर। ये ट्रू एंड फॉल्स हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 25। तो ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, इसका मुझे उत्तर बताइएगा। पहला है, टेबल टेनिस में स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? 121वां क्वेश्चन है, 120 कर चुके हैं आप लोग। टेबल टेनिस में स्वेथलिंग कप महिलाओं के लिए है, सही है या गलत है? उत्तर क्या है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वॉलीबॉल में गेंद की परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर होती है, क्या यह सही है या गलत है? उत्तर होगा ट्रू। वॉलीबॉल में एंटीने का रंग लाल और सफेद होता है, क्या यह सही है या गलत है? वॉलीबॉल में एंटीने का रंग लाल और सफेद होता है, क्या यह सही है या गलत है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ट्रू। लॉन टेनिस में एस का अर्थ विपक्षी को बिना टच किए सर्व करना है। लॉन टेनिस में एस का अर्थ है विपक्षी को बिना टच किए सर्व करना, क्या यह सही है या गलत है? सही या गलत? ट्रू एंड फॉल्स? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। क्वेश्चन हम लोग और छांटने की, वेरियस डिपार्टमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो 125वां क्वेश्चन जो है, 1895 में वॉलीबॉल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन ने किया था, क्या ये सही है या गलत है? ट्रू है कि फॉल्स है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका
ट्रू। इस तरह आपके 125 क्वेश्चन हो गए हैं। आप कमेंट्स पक्का करिएगा कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पे ही हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और मजबूत लिए जाएँ और डिफ़ाइन किया जाए इसको। तो जैसा आप लोग कमेंट्स करेंगे वैसा हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा हम लोग मनोबल बढ़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो। अगर कोई गलती होगी तो आप पक्का कमेंट्स करिएगा, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो